हेलो दोस्तों, एसएस मंत्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस विस्तृत चर्चा को शुरू करने से पहले जरा एक बात सोचिए। कैसी बात? मान लीजिए कि अगर आप एक खूंखार शेर को पिंजरे में बंद रखना चाहते हैं, तो क्या आप कभी उसे खुद अपने ही हाथों से उस पिंजरे की चाबी सौंपेंगे? अरे नहीं। मतलब तर्क तो यही कहता है कि कोई भी समझदार इंसान ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। हाँ ना। लेकिन 1885 में ना, दुनिया के सबसे शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत में बिल्कुल ऐसे ही किया था। आज की हमारी इस क्लास का विषय है आजादी का ब्लूप्रिंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 से 1947 तक। बिल्कुल। और ये क्लास एनटीपीसी और एसएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए ना एक मास्टर चीट शीट होने वाली है। एकदम सही। जहां हम सिर्फ इतिहास के फैक्ट्स को रटेंगे नहीं, बल्कि ये समझेंगे कि आखिर ये चाबी सौंपने का पूरा खेल क्या था। ये शेर और पिंजरे वाली बात आपने बहुत ही सटीक कही है। आज का हमारा ये गहन विश्लेषण इसी बात पर केंद्रित है कि कैसे 1885 में मात्र 72 लोगों के साथ शुरू हुई एक साधारण सी संस्था आगे चलकर एक ऐसे विशाल जन आंदोलन में बदल गई, हाँ, जिसने उसी ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को जड़ से उखाड़ फेंका जिसने उसे बनाया था। मैं बता दूं कि हम घटनाओं को सिर्फ एक टाइमलाइन की तरह नहीं देखेंगे, बल्कि उनके पीछे की राजनीति को भी डिकोड करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के 1885 के उस साल में चलते हैं, जहां से इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है, जिसे हम द जेनेसिस कह सकते हैं। अब यहां मुझे ना एक बात हमेशा से बहुत अजीब लगती है। क्या बात? देखिए, ये वो दौर था जब 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश हुकूमत भारत में अपनी पकड़ को बहुत सख्त कर चुकी थी। बिल्कुल, बहुत ज्यादा सख्त। फिर अचानक उसी साल एओ ह्यूम नाम का एक रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कर देता है। आखिर एक अंग्रेज अधिकारी को भारतीयों के राजनीतिक अधिकारों की इतनी चिंता क्यों होने लगी थी? इस सवाल का जवाब ना किसी हमदर्दी में नहीं, बल्कि खौफ में छिपा है। अच्छा, खौफ। हाँ, और इस खौफ को समझने के लिए हमें द सेफ्टी वैल्व थ्योरी को समझना होगा। अंग्रेजों के जहन में 1857 की क्रांति का वो भयानक दृश्य अभी भी बिल्कुल ताज़ा था, जब पूरा उत्तर भारत उनके खिलाफ उठ खड़ा हुआ था। सही बात है। वे जानते थे कि भारतीयों के अंदर असंतोष की आग सुलग रही है। हाँ, और इसी बात को स्पष्ट करने के लिए हम अपने घरों में इस्तेमाल होने वाले प्रेशर कुकर का उदाहरण ले सकते हैं। अरे वाह, ये एनालॉजी एकदम परफेक्ट है ना? जब कुकर के अंदर बहुत ज्यादा भाप और दबाव बन जाता है, तो उसे एक बड़े विस्फोट से बचाने के लिए ऊपर लगी सीटी यानी सेफ्टी वॉल्व की जरूरत होती है। ह्यूम की सोच बिल्कुल यही थी। बिल्कुल। उन्होंने कांग्रेस को ब्रिटिश साम्राज्य के लिए एक सेफ आउटलेट के रूप में डिजाइन किया था। वो चाहते थे कि पढ़े लिखे भारतीयों का जो राजनीतिक गुस्सा है, वो सड़कों पर खून खराबे का रूप लेने के बजाय शांतिपूर्ण बैठकों और अपीलों के जरिए भाप की तरफ बाहर निकल जाए। एकदम सही। और दिलचस्प बात यह है कि भारतीय नेता भी इस चाल को कुछ हद तक समझते थे। लाला लाजपत राय ने भारतीय दृष्टिकोण से इस बात को बहुत बेबाकी से उजागर किया था। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने स्पष्ट कहा था कि कांग्रेस की स्थापना का असली मकसद भारत की आजादी नहीं, बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य को टूटने से बचाना था। अरे, मतलब वो सब समझते थे? बिल्कुल। लेकिन इतिहास की विडंबना देखिए, जो संस्था अंग्रेजों के फायदे के लिए बनी थी, वही आगे चलकर उनके गले की फांस बन गई। और हाँ, यहाँ मुझे एक बात याद आ रही है। क्या? यहाँ एक बहुत बड़ा एग्जाम ट्रैप अलर्ट है। और जैसा कि शिवांश मिश्रा सर ने अपने नोट्स में हाईलाइट किया है कि कांग्रेस का ये पहला अधिवेशन ना पुणे में होना तय हुआ था। अच्छा, पुणे में, बॉम्बे में नहीं? हाँ, लेकिन ऐन मौके पर वहां हैजा यानी कॉलेरा की महामारी फैल गई, जिसके कारण इसे बॉम्बे शिफ्ट करना पड़ा। ओह, तो इसलिए ये बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था? बिल्कुल, जहां देश भर से केवल 72 प्रतिनिधि ही पहुंच सके थे। इसके प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे और उस समय भारत के वाइसरॉय लॉर्ड डफरिन थे। कि पुणे से बॉम्बे शिफ्ट होने वाला फैक्ट वाकई बहुत क्रूशियल है। अब 1885 की इस छोटी सी शुरुआत के बाद ना, कांग्रेस को एक बड़े मंच की जरूरत थी। सही कहा। और ये जरूरत पूरी हुई ठीक अगले साल 1886 के कलकत्ता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता वयोवृद्ध नेता दादा भाई नौरोजी ने की थी। हाँ, इस अधिवेशन ने कांग्रेस का पूरा स्वरूप ही बदल दिया था। तो क्या ये बदलाव सुरेंद्रनाथ बैनर्जी की नेशनल कॉन्फ्रेंस के कांग्रेस में विलय के कारण हुआ था? देखिए, वो एक बड़ा संगठनात्मक कारण जरूर था, जिससे कांग्रेस का कद रातों रात बहुत बड़ा हो गया। लेकिन असली बदलाव वैचारिक था। वैचारिक मतलब आइडियोलॉजिकल? हाँ,
दादा भाई नौरोजी ने इसी दौरान अपनी ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी सामने रखी। ये एक ऐसा विचार था ना जिसने भारतीयों के सोचने का नजरिया ही बदल कर रख दिया। वो कैसे? नौरोजी ने पहली बार आंकड़ों और कड़े साक्ष्यों के साथ ये साबित किया कि अंग्रेज एक सोची समझी नीति के तहत भारत का कच्चा माल कौड़ियों के भाव ले जा रहे हैं और ब्रिटेन में बना महंगा सामान हमें ही बेच रहे हैं। अरे बाप रे! यानी जो आम भारतीय अब तक अपनी भयानक गरीबी और भुखमरी को अपनी किस्मत या भगवान की मर्जी मानकर सह रहा था, हाँ बिल्कुल, उसे पहली बार ये समझ आया कि उनकी गरीबी का असली कारण ऊपर बैठा भगवान नहीं बल्कि ब्रिटेन में बैठी सरकार की नीतियां हैं। एकदम सही पकड़ा आपने। ये एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक शिफ्ट था। जब दुश्मन अदृश्य किस्मत से बदलकर एक स्पष्ट ब्रिटिश नीति बन जाए तो जनता के अंदर अधिकार मांगने की भावना पैदा होती है। बहुत सही बात कही आपने। और यहीं से हम 1896 से 1906 के उस दशक में प्रवेश करते हैं जो सांस्कृतिक जागरण और अधिकारों की स्पष्ट मांग का दशक था। कल्चरल अवेकनिंग का दौर। हाँ, लेकिन देखिए, एक जटिल आर्थिक थ्योरी गांव देहात के आम इंसानों तक कैसे पहुंचती? मुझे लगता है कि इसके लिए भावनाओं और सांस्कृतिक प्रतीकों का सहारा लेना बहुत जरूरी था। मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। और जब सांस्कृतिक जागरण की बात आती है तो ऐतिहासिक गीतों से बेहतर भला और क्या हो सकता है? दोस्तों, 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष रहीमतुल्लाह सयानी थे, मंच से पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। ये सिर्फ एक गीत नहीं था बल्कि मातृभूमि की वंदना थी जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। बिल्कुल। और फिर कुछ सालों बाद 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता बिशन नारायण दर कर रहे थे, पहली बार जनगण मन गाया गया। इन गीतों ने ना वो काम किया जो शायद हजारों राजनीतिक भाषण नहीं कर सकते थे। इन्होंने अलग अलग भाषाओं और क्षेत्रों में बटे भारतीयों को एक साझा राष्ट्रीय पहचान दी। और हाँ, जैसा कि शिवांश मिश्रा सर ने अपने लेक्चर में इसे एक प्रो टिप के रूप में याद रखने को कहा है कि एक दिलचस्प संयोग देखिए कि ये दोनों ही ऐतिहासिक गीत पहली बार कोलकाता के मंच पर ही गाए गए थे। तो जो छात्र एग्जाम में इस पर कंफ्यूज होते हैं वो बस कोलकाता याद रखें। ये बहुत अच्छी ट्रिक है। लेकिन यहाँ मेरा एक सवाल है, इस सांस्कृतिक चेतना ने जमीनी स्तर पर राजनीति को कैसे प्रभावित किया? मतलब जो कांग्रेस अब तक सिर्फ संवैधानिक सुधारों की विनती कर रही थी, वो अचानक सड़कों पर उतरने के लिए कैसे तैयार हो गई? इस बड़े बदलाव के पीछे अंग्रेजों की ही एक बहुत बड़ी भूल थी, 1905 का बंगाल विभाजन। वो लॉर्ड कर्जन वाला। हाँ, अंग्रेजों ने जब देखा कि बंगाल राष्ट्रवाद का एक बड़ा केंद्र बन रहा है तो उन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति के तहत इसे बांटने का फैसला किया। इस फैसले ने पूरे देश में गुस्से की लहर दौड़ा दी। बिल्कुल। इसके विरोध में 1905 के बनारस अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक शुरुआत हुई। अब बात सिर्फ चिट्ठियां लिखने की नहीं थी। हाँ। अब बात विदेशी कपड़ों की होली जलाने और अपने स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा देने की थी। क्या बात है। और यहाँ मैं एक एक्स्ट्रा फैक्ट भी जोड़ना चाहूंगी जो अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले ने इसी वर्ष 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की भी स्थापना की थी। हाँ, ये बहुत बार पूछा गया है। इसका मुख्य उद्देश्य मातृभूमि की सेवा के लिए समर्पित नौजवानों को तैयार करना था। और इस बढ़ते हुए राजनीतिक तापमान का असर हमें ठीक अगले साल 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में देखने को मिला, दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में। बिल्कुल। दादा भाई नौरोजी एक बार फिर अध्यक्ष थे और इस बार कांग्रेस के मन से पहली बार स्पष्ट रूप से स्वराज शब्द का इस्तेमाल किया गया। लेकिन इस स्वराज की मांग अपने साथ कांग्रेस के अंदर एक बहुत बड़ा वैचारिक संकट भी लेकर आई। मतलब मंजिल को तय हो गई थी, लेकिन वहां तक पहुंचने का रास्ता क्या होगा, इसे लेकर नेता आपस में भिड़ गए। नरम दल और गरम दल वाली बात। बिल्कुल। एक तरफ नरम दल के नेता थे जो मानते थे कि हमें ब्रिटिश कानून के दायरे में रहकर शांति से अपने अधिकार मांगने चाहिए, और दूसरी तरफ गरम दल था जिसमें लाल बाल पाल यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल जैसे नेता शामिल थे। उनका साफ कहना था कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और अंग्रेज इसे थाली में सजाकर नहीं देंगे, हमें इसे लड़कर छीनना होगा। अच्छा, इस स्थिति को हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। ये कुछ ऐसा था जैसे एक ही गाड़ी में दो लोग बैठे हों, एक पैर एक्सीलेटर पर पूरी ताकत से दबा रहा हो यानी गरम दल, और दूसरा लगातार ब्रेक लगा रहा हो यानी नरम दल।
अरे वाह, क्या एनोलॉजी दी है आपने। हाँ, तो ऐसे में गाड़ी का एक्सीडेंट होना तो तय था, और यही एक्सीडेंट था 1907 का सूरत अधिवेशन, जिसे हम सूरत स्प्लिट के नाम से जानते हैं। इसके अध्यक्ष रास बिहारी घोष थे। यहाँ कांग्रेस आधिकारिक तौर पर टूट गई। ये अलगाव भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। अंग्रेजों को तो मानो घर बैठे मनचाहे मुराद मिल गई। हाँ, उन्होंने फायदा उठाया होगा। बिल्कुल। उन्होंने इस फूट का फायदा उठाते हुए गरम दल के नेताओं को गिरफ्तार करना और नरम दल को झूठे वादों में उलझाना शुरू कर दिया। सही कहा। और और यहाँ एक बहुत जरूरी एग्जाम फैक्ट है, और मैं बता दूं, जैसा कि शिवांश मिश्रा सर ने विशेष रूप से चिन्हित किया है, कि ये सवाल एनटीपीसी 2025 में सीधा पूछा गया था। अच्छा, कौन सा सवाल? कि सूरत स्प्लिट के समय भारत का वाइसरॉय कौन था? उत्तर है लॉर्ड मिंटो द्वितीय। इसलिए अधिवेशनों के साथ उस समय के वाइसरॉय को नाम याद रखना बहुत क्रूशल है। एकदम सही। लेकिन खुशी की बात यह है कि ये बिखराव स्थायी नहीं था। 1907 के 9 साल बाद 1916 का लखनऊ अधिवेशन भारतीय राजनीति में एक नई ऊर्जा लेकर आया। 1916 का लखनऊ अधिवेशन, एसी मजूमदार इसके अध्यक्ष थे ना? हाँ, और यहाँ सिर्फ नरम दल और गरम दल ही वापस एक नहीं हुए, बल्कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच भी एक ऐतिहासिक लखनऊ पैक्ट हुआ। ये तो बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। बिल्कुल, ये एक तरह का पॉलिटिकल सीजफायर था, जिसने अंग्रेजों के खिलाफ एक संयुक्त मोर्चा तैयार कर दिया। इस एकता ने मानो एक नया जन आंदोलन का युग शुरू कर दिया, और 1920 का साल इस रणनीति के लिहाज से बहुत अहम है। लेकिन यहाँ मुझे एक चीज थोड़ी कंफ्यूजिंग लगती है। क्या? 1920 में कांग्रेस के 2 अधिवेशन हुए थे। पहला एक विशेष अधिवेशन जो कलकत्ता में बुलाया गया, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की। यहाँ असहयोग यानी नॉन कोऑपरेशन का प्रस्ताव पेश हुआ। हाँ, बिल्कुल। और फिर उसी साल नागपुर में वार्षिक अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष सी विजय राघवाचार्य थे और वाइसरॉय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, जहां इस आंदोलन को औपचारिक मंजूरी मिली। तो मेरा सवाल ये है कि जब दिसंबर में वार्षिक अधिवेशन होना ही था, तो बीच साल में अचानक ये स्पेशल सेशन बुलाने की क्या जरूरत पड़ती थी? ये बहुत ही तार्किक सवाल है। देखिए, कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन तय समय पर यानी दिसंबर के अंत में होता था। लेकिन राजनीति तो कैलेंडर देख के नहीं चलती ना। हाँ, ये तो है। कई बार देश में अचानक कोई ऐसा बड़ा घटनाक्रम हो जाता था जहां तुरंत फैसले लेने की जरूरत होती थी। आप दिसंबर तक इंतजार करके आंदोलन का मोमेंटम नहीं खो सकते थे। कोई उदाहरण? जैसे कि 1918 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स की घोषणा हुई, तो उस पर कांग्रेस को अपना रुख तुरंत स्पष्ट करना था, इसलिए विशेष अधिवेशन बुलाया गया। अच्छा। और 1920 में भी जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत के मुद्दे पर जनता में जो भारी आक्रोश था, उसे तुरंत एक दिशा देने के लिए विशेष अधिवेशन बुलाकर असहयोग का प्रस्ताव रखना पड़ा। अरे वाह, अब ये लॉजिक बिल्कुल साफ हो गया। और जब हम जन आंदोलनों की बात कर ही रहे हैं, तो 1924 का बेलगाम अधिवेशन पूरे इतिहास में एक अलग ही चमक रखता है। हाँ, गांधी जी वाला। बिल्कुल। दोस्तों, ये पूरे इतिहास में एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता स्वयं महात्मा गांधी ने की थी। अब गांधी जी हमेशा पदों से दूर रहकर आम जनता के बीच काम करना पसंद करते थे। फिर उन्होंने सिर्फ इस एक अधिवेशन की अध्यक्षता क्यों की? इसका कारण भी तत्कालीन परिस्थितियां थीं। असहयोग आंदोलन वापस लिए जाने के बाद और गांधी जी के जेल से लौटने पर कांग्रेस के अंदर फिर से स्वराज पार्टी और मुख्य धारा के नेताओं के बीच दरारें पैदा होने लगी थीं। फिर से फूट पड़ने का डर था। बिल्कुल। उस समय केवल गांधी जी ही एक ऐसा सर्वमान्य चेहरा थे जो सभी गुटों को एक साथ बांधकर रख सकते थे। इसलिए पार्टी को टूटने से बचाने के लिए उन्होंने 1924 में कमान संभाली। बहुत खूब। 1924 के इस अधिवेशन के बाद हमें कांग्रेस के नेतृत्व में एक शानदार विविधता देखने को मिलती है, और यहीं से हम अपनी चर्चा के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन यानी फर्स्ट मैट्रिक्स की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, ये एग्जाम के लिए बहुत स्कोरिंग टॉपिक है। बिल्कुल। परीक्षाओं में प्रथम महिलाओं, अल्पसंख्यकों या विदेशियों से जुड़े सवालों की भरमार होती है। अगर हम महिला अध्यक्षों की बात करें तो यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न है। 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष बनी। और फिर ठीक 8 साल बाद, हाँ ठीक 8 साल बाद 1925 के कानपुर अधिवेशन में सरोजिनी नायडू अध्यक्ष बनी, जो कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थीं। बिल्कुल। और फिर से ठीक 8 साल बाद 1933 के कलकत्ता अधिवेशन में नेली सेनगुप्ता प्रथम अंग्रेज महिला अध्यक्ष बनी। 1917, 1925 और 1933 ये 8 साल का गैप,
एग्जाम में डेट्स याद रखने की एक कमाल की ट्रिक है। ये ट्रिक वाकई छात्रों का काफी समय बचा सकती है। और देखिए, महिलाओं के प्रतिनिधित्व के साथ साथ कांग्रेस शुरुआत से ही पूरे भारत के हर वर्ग और धर्म का प्रतिनिधित्व करने का प्रयास कर रही थी। इसके प्रमाण भी हमें फर्स्ट्स में मिलते हैं। 1887 के मद्रास अधिवेशन में बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष चुने गए। अच्छा। और अगले ही साल 1888 के इलाहाबाद अधिवेशन में जॉर्ज यूल प्रथम विदेशी या यूरोपीय अध्यक्ष बने। ये साफ संदेश था कि ये आंदोलन सिर्फ एक वर्ग विशेष का नहीं बल्कि संपूर्ण भारत का है। एकदम सही। और जैसा कि शिवांश मिश्रा सर ने अक्सर द एस्केलेशन लैडर का जिक्र किया है, द एस्केलेशन लैडर, यानी कैसे कांग्रेस की मांगें समय के साथ सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर चढ़ती गईं। 1906 में बात स्वराज की थी, 1920 में असहयोग की, और फिर आता है 1929 का वो ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन जहां ये सीढ़ी सीधे आसमान को छूने लगी। 1929 का लाहौर अधिवेशन भारतीय इतिहास का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। मैं बता दूं कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता युवा जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे और उस समय वाइसरॉय लॉर्ड इरविन थे। हाँ, इरविन। सालों से कांग्रेस का एक धड़ा ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर रहते हुए डोमिनियन स्टेटस यानी स्वशासन की मांग कर रहा था, लेकिन लाहौर अधिवेशन में उस पुरानी सोच को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया। जी हाँ, यहाँ पहली बार पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस का ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया गया। इसका मतलब था कि अब कोई समझौता नहीं, कोई डोमिनियन स्टेटस नहीं, हमें पूरी तरह से आजाद भारत चाहिए। बिल्कुल। और सिर्फ मांग नहीं की गई, बल्कि एक बहुत ही साहसिक घोषणा की गई। ये तय किया गया कि 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। लोगों से कहा गया कि वे सार्वजनिक रूप से पूर्ण स्वराज की शपथ लें। सोचिए उस समय इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव कितना गहरा रहा होगा, जब बिना असल आजादी मिले ही लोगों ने खुद को मानसिक रूप से आजाद घोषित कर दिया। एकदम सच कहा आपने। ये एक मास्टर स्ट्रोक था और इसी ऐतिहासिक घटना का परिणाम था कि जब 15 अगस्त 1947 को हमें असल में आज़ादी मिल गई और हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार भी हो गया, फिर भी उसे लागू करने के लिए पूरे 2 महीने का इंतजार किया गया। अच्छा, ताकि 26 जनवरी का दिन आ सके। बिल्कुल, 26 जनवरी 1950 का दिन इसीलिए चुना गया ताकि 1930 के उस पहले स्वतंत्रता दिवस की याद और उसके सम्मान को हमेशा के लिए अमर किया जा सके, जो आज हमारा गणतंत्र दिवस है। ये कनेक्शन इतिहास की सबसे खूबसूरत कड़ियों में से एक है। अब हम अपनी चर्चा के अंतिम चरण, द फाइनल पुश में प्रवेश करते हैं, जो 1931 से 1946 का दौर है। ये दौर बहुत उथल-पुथल भरा था। हाँ, 1931 का कराची अधिवेशन इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। यहाँ पहली बार मौलिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स पर एक प्रस्ताव पारित किया गया। ये बहुत जरूरी कदम था। ये सिर्फ एक राजनीतिक प्रस्ताव नहीं था, ये देश को ये बताने का प्रयास था कि जब भारत आजाद होगा तो एक आम नागरिक के अधिकार क्या होंगे, उसका जीवन कैसा होगा। इसी अधिवेशन में चरखायुक्त तिरंगे को भी आधिकारिक रूप से अपनाया गया। और इसी विजन को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए 1937 का फैजपुर अधिवेशन आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की। फैजपुर अधिवेशन, इसमें क्या खास था? इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि ये कांग्रेस के इतिहास का प्रथम ग्रामीण अधिवेशन था। इसका सीधा सा मतलब था कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है और जब तक किसान और ग्रामीण इस आंदोलन का हिस्सा नहीं बनते, आज़ादी का लक्ष्य अधूरा है। क्या बात है। फिर आते हैं 1938 और 1939 के साल, जहां सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व ने एक अलग ही तेज पैदा किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। हाँ, 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में वे अध्यक्ष चुने गए और एक बेहद महत्वपूर्ण कदम उठाया, नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन। इसका काम आज़ाद भारत के लिए आर्थिक नीतियां और योजनाएं बनाना था। लेकिन 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन काफी उतल-पुतल भरा रहा। बिल्कुल। 1939 में सुभाष चंद्र बोस फिर से अध्यक्ष चुने गए, लेकिन महात्मा गांधी के समर्थित उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया के खिलाफ उनकी जीत ने पार्टी के अंदर वैचारिक मतभेद बहुत गहरे कर दिए। हाँ, गांधी जी और उनके बीच मतभेद हो गए थे, विशेष रूप से कार्य समिति के गठन को लेकर। अंततः इस तनाव के चलते सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया और बाद में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। इन सब घरेलू राजनीतिक उलझनों के बीच दुनिया भर में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी। भारत पर भी संकट के बादल मंडरा रहे थे।
इसी आपातकालीन स्थिति में 1942 में बॉम्बे में एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया। मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में। जी हाँ, मौलाना अबुल कलाम आजाद इसके अध्यक्ष थे और भारत के वाइसरॉय लॉर्ड लिनलिथगो थे। यहीं पर वो निर्णायक पर आया जब भारत छोड़ो यानी क्विट इंडिया और करो या मरो का ऐतिहासिक नारा गूंजा। अब अपीलों और दलीलों का समय खत्म हो चुका था। इस करो या मरो के संकल्प ने अंग्रेजी हुकूमत की बची खुची चूलें भी हिलाकर रख दी। द्वितीय विश्व युद्ध के दबाव और भारत के इस भयंकर जन आंदोलन के बाद अंग्रेजों का जाना तय हो गया था। बिल्कुल तय था। और अंततः 1946 में मेरठ अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता जेबी कृपलानी ने की। ये परीक्षा के लिए एक सीधा सा फैक्ट है कि जब 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिली, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी ही थे। बहुत बढ़िया। इतने सारे अधिवेशनों और अध्यक्षों की बात करते हुए चलिए चलते चलते हॉल ऑफ रिकॉर्ड्स पे भी नजर डाल लेते हैं। हाँ, ये भी एग्जाम में बहुत काम आता है। बिल्कुल। मौलाना अबुल कलाम आजाद के नाम दो बहुत बड़े रिकॉर्ड दर्ज हैं। पहला, वे कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे। 1923 के दिल्ली विशेष अधिवेशन में जब उन्हें ये जिम्मेदारी मिली तब उनकी आयु मात्र 35 वर्ष थी। सिर्फ 35 वर्ष? और मैं बता दूं कि दूसरा रिकॉर्ड है उनके सबसे लंबे कार्यकाल का। वो कैसे? 1940 से लेकर 1946 तक पूरे 6 साल वे लगातार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। ऐसा इसलिए नहीं था कि चुनाव होते रहे, बल्कि इसलिए क्योंकि ये द्वितीय विश्व युद्ध और भारत छोड़ो आंदोलन का पीक समय था। अच्छा, तो अधिवेशन हो ही नहीं पाए? हाँ, अधिकांश शीर्ष नेता जेलों में बंद थे, इसलिए कोई नया अधिवेशन या चुनाव संभव ही नहीं हो पाया। ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। और सर्वाधिक बार अध्यक्ष चुने जाने की बात करें तो दादा भाई नौरोजी और जवाहरलाल नेहरू दोनों ने 3-3 बार इस जिम्मेदारी को निभाया। नौरोजी जी 1886, 1893 और 1906 में अध्यक्ष बने। वहीं नेहरू जी ने 1929, 1936 और 1937 में कमान संभाली। लेकिन यहाँ एक स्पेशल मेंशन मदन मोहन मालवीय जी का करना बहुत जरूरी है। अच्छा, उनका क्यों? वे 4 बार अध्यक्ष चुने गए थे, लेकिन स्वतंत्रता संग्राम के संघर्ष में जेल में होने के कारण वे हर बार अधिवेशन का नेतृत्व नहीं कर पाए। ये छोटी सी बात हमें याद दिलाती है कि इन नेताओं ने पदों के लिए नहीं बल्कि देश के लिए कितनी कुर्बानियां दी। बिल्कुल, मैं तो यही कहूंगी कि 1885 से 1947 तक का ये ब्लूप्रिंट केवल कुछ तारीखों का संग्रह नहीं है। ये एक देश के जागने और अपने पैरों पर खड़े होने की मुकम्मल कहानी है। सही कहा। और इसी कहानी से जुड़ा एक अंतिम विचार मैं आप सभी दोस्तों के लिए छोड़ना चाहूंगा, जिस पर आप आराम से सोच विचार कीजिएगा। इतिहास की सबसे बड़ी विडंबना देखिए। कैसी विडंबना? जिस इंडियन नेशनल कांग्रेस को ब्रिटिश अधिकारी A.O. ह्यूम ने अपने साम्राज्य को बचाने के लिए एक सेफ्टी वाल्व के रूप में स्थापित किया था, वही संस्था धीरे धीरे पूरे देश के किसानों, महिलाओं, युवाओं और मजदूरों की एक सशक्त आवाज बन गई। हाँ, बिल्कुल बन गई। और अंत में वही सेफ्टी वाल्व उसी शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य के लिए एक ऐसा टाइम बम साबित हुआ जिसने उसे भारत से हमेशा के लिए जड़ से उखाड़ फेंका। निर्माणकर्ता का अपने ही निर्माण से विनाश, इससे बड़ी जीत और क्या हो सकती है? सच में इतिहास हमें हमेशा ऐसे ही चौंकाता है। ये विचार वाकई बहुत प्रेरणादायक है। दोस्तों, अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और SS मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।